हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन देखी थी। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था, थोड़ा समझने का प्रयत्न किया था और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखा था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कहा था कि लैम्बर्ट बियर लो आपको उसका एक वीडियो में अलग से बना के आपको समझाऊंगा। तो आज हम देखने वाले हैं बियर्स लैम्बर्ट्स लो। एक्चुअली ये जो बियर्स लैम्बर्ट्स लो है, जो कलर सॉल्यूशन होते हैं उसकी इंटेंसिटी हमें पता करके देते हैं। ये जो बियर्स लैम्बर्ट्स लो होते हैं वो, यानी कि इसके लिए आपने केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए होंगे। बट ये जो बियर्स लैम्बर्ट लो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको पता नहीं होता है कि हम ये एक्चुअली बियर्स लैम्बर्ट लो के हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने लैब में कलरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा। इसमें जो कलरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट है पूरा बियर्स लैम्बर्ट लॉ के बेस पर ही होता है। यानी कि अगर आपको बियर्स लैम्बर्ट लॉ पता है तभी आप अच्छी तरह से वो प्रैक्टिकल कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। तो आज वही देखने वाले हैं, बियर्स लैम्बर्ट लॉ। उससे पहले ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, उसके ऊपर से हमें अच्छी तरह थोड़ा और डीप में समझने का थोड़ा सा बेस मिल जाएगा। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसमें से जो भी लाइट ट्रांसफ़र होती है उसके बाद ये जो है वो सैंपल सॉल्यूशन की क्यूब है। एक वन टाइप ऑफ ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं, या ऐसा कंटेनर। एक्चुअली ये जो कंटेनर है वो ग्लास या पॉली ग्लास का बना होता है। यानी कि इसे हम तोड़ नहीं सकते। एक कहते हैं ना कि अलग टाइप का फॉर्मेशन होता है जो सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही यूज़ होता है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में और यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एंड कलरीमेट्री में, दोनों में ही यूज़ होता है। उसके अलावा दूसरी जगह पे ये उसका यूज़ नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट में। तो ये वन टाइप ऑफ कंटेनर है, ग्लास का बना होता है या पॉलीप्लास्टिक का भी होता है, या हम बोरोसिलिकेट का भी यूज़ करते हैं, तो उसका बना होता है। अब ये जो कंटेनर है उसकी थिकनेस होती है जैसे कि हम लोगों ने लैब में टेस्ट ट्यूब यूज़ की होती है, बस सेम टू सेम वैसे ही होती है। बट ये स्क्वायर टाइप में होती है, ऐसे स्क्वायर में होती है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। एंड थोड़े से उसकी जो स्ट्रक्चर है उससे भी इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पे ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था वैसे कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है और कुछ लाइट उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट आगे जाती है। उसके बाद डिटेक्टर में जाके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होती है और उसके बाद हमें इंडिकेट करती है एज अ ग्राफ। तो ये पूरा थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, बट इसके ऊपर से हमें आज बहुत सारा समझने को मिलेगा। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की सोर्स ऑफ लाइट। ये जो आप सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हो, जो भी कंपाउंड आप सैंपल ले रहे हो, सैंपल के हिसाब से आपको एक बार मोनोक्रोमेटिक लाइट फिक्स कर देनी पड़ेगी। यानी कि वेवलेंथ जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको फिक्स कर देनी पड़ेगी। यहाँ पे वेवलेंथ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब एक वेवलेंथ आपने फिक्स कर ली, उसके बाद यहाँ से वो लाइट वेवलेंथ आगे जाएगी, इंटेंसिटी आगे जाएगी, ये कंटेनर पे आएगी। कंटेनर में आने के बाद कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है और कुछ लाइट ट्रांसफर होती है। अब सबसे पहले तो इंटेंसिटी क्या है, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ कि एक यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स पड़ा है, इसके ऊपर में एक
सेम टू सेम वज़न वाला, यानी कि उसका जो वेट है वो हम फिक्स कर देते हैं। जैसे कि 25 ग्राम वाला बॉल लेता हूँ मैं, ठीक है, टेनिस बॉल है या कुछ भी है, 25 ग्राम वाले में मैं बॉल्स ले रहा हूँ और मैं उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब 25 ग्राम वाले बॉल, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो 25 ग्राम हो गई, यानी कि ये जो 25 ग्राम है वो फिक्स है। बट बॉल कितने हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, वो उसकी कैलकुलेशन मैंने अभी तक नहीं की है। तो ये जो 25 ग्राम्स वाले जितने भी बॉल हैं वो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बॉल्स मैंने ट्रांसफ़र किए, ठीक है, यानी 50 नंबर ऑफ़ बॉल्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए। अब 50 नंबर ऑफ़ बॉल्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, इसका मतलब ये नहीं कि उसका वज़न इंक्रीज़ हो गया है, इसका वज़न तो सेम टू सेम वही है, बट नंबर ऑफ़ बॉल्स वहाँ पे बढ़ गए। तो इसमें से मे बी पॉसिबल है कि 50 में से 10 बॉल ही इस बॉर्ड पे जाके टकराएंगे, ठीक है, अदर 40 बॉल्स कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने टोटल 50 बॉल्स लिए थे 25 ग्राम्स वाले, उसमें से सिर्फ 10 बॉल्स ही यहाँ पे टकराए, उससे उसके बाद जो 40 बॉल्स है वो चले गए। वैसे ही यहाँ पे है, जो लैम्बडा मैक्सिमम है, वेवलेंथ है, मैंने फिक्स कर दी है ये 25 ग्राम वाली, वैसे ही यहाँ पे वेवलेंथ मैंने फिक्स कर दी है। उसके बाद जो भी लाइट ट्रांसफ़र हो रही है वो इंटेंसिटी, एज अ इंटेंसिटी मैं फॉर एग्जांपल 100% ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 100% इंटेंसिटी लैम्बडा मैक्सिमम के लिए वेवलेंथ 100% में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो उसमें से कुछ ही परसेंटेज, यानी कि कुछ ही परसेंटेज यानी कितने, अप्रोक्सी 10%, फिक्स नहीं है कि इतना ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 10% यहाँ पे इंटेंसिटी ट्रांसफ़र होती है, यानी कि यहीं पे वो ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा दूसरे जो 40% होती है, दूसरे अलावा उसके अलावा वो सभी ट्रांसमिटेड लाइट हो जाती है, यानी कि 10% जो लाइट होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एक थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में बात कर दो, इंटेंसिटी मतलब कि जो आपका ये जो कंटेनर है उसका 1 सेंटीमीटर आप देख लो, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, उस 1 सेंटीमीटर में जितनी भी लाइट वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि 500 लाइट वहाँ पे ट्रांसफ़र हुए तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, 500। अगर 10 होती है तो 10 उसकी इंटेंसिटी हुई, कौन सी, किसकी, उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी इतनी है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी इतनी होगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ से चला गया तो उसे हम इंटेंसिटी वो नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही तय किया है कि इन 1 सेंटीमीटर जितनी भी वेवलेंथ वहाँ पे आएगी वो सभी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इतने में ही कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा नहीं, ओके। तो ये इंटेंसिटी हुई। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है और ट्रांसमिटेड भी लाइट भी होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद अब ये इंटेंसिटी की बात हुई। अब ये मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, वैसे जो भी लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आती है वो इंसिडेंट लाइट होती है आपकी, ठीक है। इंसिडेंट लाइट यानी कि उसके बाद ये जो कंटेनर है, कंटेनर पे ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें जो भी सॉल्यूशन होता है उसके बेस पे या कंटेनर की थिकनेस के बेस पे जो लाइट है वो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% लाइट एब्जॉर्ब हुई और 90% लाइट ट्रांसमिटेड लाइट हो गई, यानी कि ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन 10% हुआ और ट्रांसमिटेड लाइट 90% यहाँ पे रहा, टोटल 100%, ओके। अब ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, ये जो इंसिडेंट लाइट है सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगी, तो सबसे पहले तो ये जो उसमें जो कंटेनर में सॉल्यूशन होगा इसके ऊपर,
और ये जो कंटेनर की थिकनेस है, दैट मीन्स पाथ लेंथ, कंटेनर की पाथ लेंथ उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, कंटेनर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही लाइट उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और ट्रांसमिटेड कम होती है। वैसे ही सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कलर सॉल्यूशन होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और ट्रांसमिटेड कम होगी। ठीक है, तो ये था। यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इंसिडेंट लाइट है सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर, और ये जो कंटेनर है उसकी पाथ लेंथ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन का, कितना एब्जॉर्प्शन होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा जो बीयर्स लैम्बर्ट लॉ है वो भी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। यानी कि उसका अगर मैं जो सेंटेंस लिख के देता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल का है, डेफिनेशन का है, when monochromatic light is passed through a solution containing the absorbing substance, the decrease in the intensity of the light with path length is proportional to the concentration of the solution and the intensity of light। यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो पास हो रही है सॉल्यूशन में से, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करती है, जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड किस पे करेगी सबसे ज़्यादा, जो सबसे पहले तो पाथ लेंथ पे, यानी कि जो कंटेनर होगा उसकी पाथ लेंथ पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ओके, तो अब सबसे पहले तो जो पाथ लेंथ है उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड कैसे करेगी वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऐसा समझो कि 3 पर्सन यहाँ पे है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 पर्सन यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से मैं ऐसा समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 नंबर ऑफ जो बॉल्स है वो मैं ट्रांसफ़र दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ऐसा समझो कि यहाँ से 100 में बॉल यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले जो ये जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, उस पर अगर मैं थ्रो करता हूँ तो इस पर्सन ने ऐसा समझो कि 10 बॉल यहाँ पे कैच की है, यहाँ पे थ्रो किया तो मैंने ये पर्सन ने कैच कर लिए। 90 जो बॉल्स थे वो रह गए, यानी कि इसके पास 10 बॉल्स यहाँ पे आ गए। अब क्या हुआ, ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को बाकी कितने बचे 90 बॉल्स, तो 90 बॉल्स यहाँ पे थ्रो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये पर्सन है तो इस पर्सन ने भी बॉल कैच तो किए, पर मे भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने 12 बॉल कैच कर लिए, 10 समझो, चलो 10 ही समझो, यहाँ पे 10 बॉल कैच किए, तो यहाँ पे भी 10 बॉल कैच किए। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले इंटेंसिटी 100 थी, 100 में से 10 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, अब आई 90, अब यहाँ से 90 से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ पे भी 10 एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे गई जो इंटेंसिटी पहले 100 थी उसके बाद 90 थी, यहाँ पे 10 माइनस हो गई यानी कि 80 हो गई। उसके बाद यहाँ से फिर से ये जो पर्सन आया 10 बॉल कैच किए, यानी कि यहाँ पे भी इतना एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि इंटेंसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। किसकी वजह से, ये पाथ लेंथ की वजह से। वे ये सेंटेंस यही कह रहा है, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विथ पाथ लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, और वो किसके कारण होती है, जो पाथ लेंथ होती है इसके कारण। वैसे ही सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ से इंटेंसिटी ट्रांसफ़र हो रही है
तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये इंटेंसिटी इस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के पास जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसमिटेड कम होगी। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करती है और ये पाथ लेंथ पर भी डिपेंड करती है। तो यही था लैम्बर्ट बीयर लॉ प्रिंसिपल, और उसका जो सबसे पहले तो ये बेस समझने का प्रयत्न किया हमने। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है लैम्बर्ट बीयर लॉ में। देन थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स है वो देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट सबसे ज़्यादा डिपेंड किसके पर करती है, इंटेंसिटी पर। देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन पर, देन उसके बाद पाथ लेंथ पर, ये जो पाथ लेंथ है कंटेनर के उसके ऊपर। ठीक है, पाथ लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटेंसिटी। ओके, ये जो इंसिडेंट लाइट है वो, यानी कि ये जो इंसिडेंट लाइट है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, कॉन्सेंट्रेशन पर और पाथ लेंथ पर। अब जैसे जैसे वो यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैंने 100 इंसिडेंट लाइट ली थी, यहाँ पे ट्रांसमिटेड 95 हुई, यानी कि कम हुई, डिक्रीज हुई, इसीलिए डिक्रीज को हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। ओके, तो ये हुआ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाथ लेंथ यूज़ की है हमने। ठीक है, तो पाथ लेंथ का भी जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएगी इंटेंसिटी जाएगी, तो सबसे पहले तो ये पाथ लेंथ है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था वैसे। ठीक है, वैसे ही सब में थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होगा, इसीलिए di/dl प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ये ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, देन इसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं di/dl इक्वल टू KCI। अब K इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसे, K इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट हमने मान लिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आई इस तरफ ला देंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो इक्वल टू KCDL। ओके, अब क्या, दोनों तरफ हम इंटीग्रेटेड लगा देंगे। इंटीग्रेट लगाने के बाद लिमिट लगानी पड़ेगी, जो हम मैथमेटिक्स पोर्शन में करते हैं, आपको पता हो तो। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता ही होगा, पर माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता नहीं होगा, तो इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत वाला होगा, बट मैं हो सके उतना उसे सिंप्लीफाई करता हूँ। इंटीग्रेटिंग लगा देंगे दोनों तरफ ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब लिमिट कैसे लगाएंगे, जब i इक्वल टू I0 होगा तब L इक्वल टू 0 लगाएंगे, एंड जब i इक्वल टू I होगा तब L इक्वल टू L लगाएंगे। कैसे, यहाँ देखो, जब i इज इक्वल टू I0 होगा तब L कितना होगा, उसका जो कौन सा पाथ लेंथ होगी वो तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक तो I0 है, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इसीलिए। और जब i इक्वल टू I होता है, यानी कि ट्रांसमिटेड लाइट हमें मिल जाती है, तब क्या होगा, पाथ लेंथ L होगी। ठीक है, तो वही लगानी है, तो वही लगाएंगे हम, इंटीग्रेटेड I0/I di/I इज इक्वल टू KC तो यहाँ पे कॉमन ही है, इंटीग्रेटेड कहाँ पे लगाएंगे, 0 to L में, यानी कि DL।
ओके, यहाँ तक आया। वैसे तो जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं, बट थोड़ा सा उसे समझने का समझना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर से ही हमें आगे पता चलेगा। और ये जो लैम्बर्ट बियर लॉ है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे मैंने कहा वैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन तो आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस साइन आगे ला दी हमने। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड है उसे हम एल एन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि एल एन आई ज़ीरो टू आई इक्वल टू के सी एल ज़ीरो टू एल, देन एल एन आई माइनस एल एन आई ज़ीरो इक्वल टू के सी एल, क्योंकि एल तो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस जो साइन है वो हम पहले से ही लाते रहे, इसीलिए माइनस बाहर निकाल दिया, तो एल एन आई डिवाइड बाई आई ज़ीरो रहेगा इक्वल टू के सी एल। देन अगर हम उसे ऑल्टरनेट करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव साइन है वो चला जाएगा, ठीक है। यानी कि एल एन आई ज़ीरो बाई आई इक्वल टू के सी एल। एंड अब एल एन में से हमें लॉग 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एल एन है वो हम जनरली यूज़ नहीं करते। जनरली हम कौन सा यूज़ करते हैं, लॉग 10 बेस वाला, ठीक है। तो वही हम लगा देंगे, तो क्या होगा 2.303 लॉग 10 आई ज़ीरो बाई आई इक्वल टू के सी एल, ठीक है। अब ये जो लॉग 10 2.303 है वो उस तरफ ले जाएगी, तो क्या होगा, सॉरी 2.303 ही ले जाएंगे उस तरफ हम, नहीं तो ये लॉग ले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये नीचे जाएगा के इक्वल टू 2.303 सी एल, ठीक है। अब आप ही देखो कि हमने कल एक फार्मूला जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उसमें एक फार्मूला एब्जॉर्प्शन का फार्मूला था, ए इक्वल टू वाला, ठीक है। वही यहाँ पे यूज़ करने वाला है, व्हेन एब्जॉर्प्शन ए इज इक्वल टू log 10 आई ज़ीरो बाई आई, ओके, देन के डिवाइड बाई 2.303 इक्वल टू एप्सिलॉन हम ले लेंगे। एप्सिलॉन यानी कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, क्या होगा, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू मोलर एप्सिलॉन कोएफिशिएंट है, एक कांस्टेंट जो मैंने कहा वैसे। तो वही कीमत यहाँ पे लेंगे, यानी कि ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, ठीक है। ये आपका ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा लैम्बर्ट बियर लॉ के लिए। ये लैम्बर्ट बियर लॉ का फार्मूला है। इसके ऊपर से आप कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे पर करता है, तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर और पाथ लेंथ पर, ये दोनों पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों में कोई भी डिफरेंस आए तो एब्जॉर्प्शन में चेंजेस आएंगे। लिमिटेशन है, सबसे पहले तो लिमिटेशन वैसे तो बहुत सारी है। अगर आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो मे बी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, बट लिमिटेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो लैम्बर्ट बियर लॉ है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए सूटेबल है, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है अगर आप कांस्टेंट कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे लैम्बडा मैंने कांस्टेंट कर लिया, तो उसके लिए सूटेबल है। एंड अगर आपने ये सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लिया तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे चेंजेस आ सकता है,
ठीक है। इसीलिए अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेबर BLO यूज़ कर रहे हो तो उसमें कंसंट्रेशन हाई नहीं रखना है, वो इसके लिए सूटेबल नहीं है और उसमें एप्सिलॉन में डेविएशन आता है। देन जो आप लाइट यूज़ कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्कैटरिंग होगी तो भी जो आपका सॉल्यूशन है उसमें में भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके लिए स्कैटरिंग लेस लाइट होनी चाहिए। देन एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो वो फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेंट नहीं होना चाहिए। फ्लोरेसेंट या एंड फॉस्फोरेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्लोरेसेंट जो पेपर होता है लाइट वाला वो वैसे सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये लिमिटेशन थी। आई होप लैम्बर्ट BLO आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी पता चले। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहे और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।